स्वागत है आपका रौदरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर में बीए माफ करना बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही जो हमारा सेशन चल रहा था राजनीति विज्ञान पर, प्रमुख राजनीतिक विचारकों पर, पॉलिटिकल थिंकर्स पर। दोस्तों इसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो प्रमुख राजनीतिक विचारक है, किसी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में दिया गया है और किसी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में दिया गया है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में, आप जिसमें भी दिया गया दोस्तों, ये सभी यूनिवर्सिटी में ये जो टॉपिक है, टॉपिक में सेम है, पूरा सब्जेक्ट में जो टॉपिक है वो सबके सब सेम है। ठीक है। तो दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मनु और कौटिल्य पर हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। मनु और कौटिल्य अर्थात ये कि प्राचीन भारत के जो राजनीतिक चिंतक थे, अर्थात की प्राचीन भारत के जो राजनीतिक विचारक थे, हमारे प्राचीन विद्वान जो थे, उन पर हमारी डिटेल में चर्चा हो चुकी है, कौटिल्य और मनु पर। अब जो सीरीज स्टार्ट हो रही है दोस्तों, ये हो रही है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर। अब पाश्चात्य राजनीतिक विचारक क्या होते हैं, जिन दोस्तों को नहीं है पता मैं उनको बता दूं। दोस्तों पाश्चात्य अर्थात की पश्चिम। अब जब भारत में हम हैं तो हमारे पूरे जो विश्व का गोलार्ध है, उस गोलार्ध में पश्चिम अर्थात की पश्चिम को हम यूरोप को पश्चिम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था भारतीय राजनीतिक विचारकों पर, और अब हम बात कर रहे हैं प्राचीन समय के पश्चिम के विचारकों पर। ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम दो विशेष विद्वानों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और दो विद्वान विशेषज्ञ कौन कौन होंगे, वो उसमें होंगे दोस्तों प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु। जिस प्रकार से आपको ये डिस्प्ले पर दिख रहा है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, तो सुकरात पर हमारी ज्यादा चर्चा नहीं होगी, चूंकि कारण उसका ये है दोस्तों कि प्राचीन समय में सुकरात ने हालांकि राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत जरूर की थी, लेकिन इतनी मतलब डिटेल में तब वो नहीं जा पाए थे। अर्थात कि जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात, उन्होंने सिर्फ सोचा था, अपने मस्तिष्क में इस धारणा को जो है इसको एक विचारार्थ रखा था, लेकिन उसको जो वास्तविक रूप दिया राजनीति विज्ञान को, वो वास्तविक रूप देने में सक्षम हुए प्लेटो। और उसके बाद में उसका और विस्तार पूर्वक जो अध्ययन किया, जो उन्होंने प्रस्तुत किया राज्य के बारे में विचारों को, वो उसमें प्रथम नाम आता है अरस्तु का, पश्चिम के राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे जो पाश्चात्य प्राचीन जो राजनीतिक चिंतक थे उनकी विशेषताओं के बारे में, और इस विशेषताओं के अंतर्गत ही समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की धारणा रखते थे। और इसके बाद में दोस्तों हमारे 3 से 4 लेक्चर होंगे कंटिन्यूअसली, 2 लेक्चर कम से कम हमारे प्लेटो पर होंगे, और उसी प्रकार से 2 लेक्चर यहाँ पर हमारे जो है अरस्तु पर होंगे। दोस्तों प्लेटो पर जब हम डिस्कस करेंगे तो प्लेटो की राज्य संबंधी विचारधारा के अंतर्गत थोड़ा लंबा अध्ययन होने वाला है, इसलिए 2 से 3 क्लासेस भी इसके अंदर हो सकती है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं, जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, दोस्तों वो जान ले कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सभी विषयों को, बीए के सभी सब्जेक्टों को आपके सिलेबस के अनुसार और पूरे विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई के साथ में अर्थात कि इसकी फुल लेंथ के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। फुल लेंथ में सभी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हमारे द्वारा यहाँ पर लाई जाती है, सभी क्लासेस जो है दोस्तों फुल लेंथ में ही लाई जाती है, शॉर्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसी के साथ में आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप और कॉल जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ में क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने अध्ययन को और ज्यादा इफेक्टिव बना सके दोस्तों। तो इसी के तहत आज का हमारा जो 5वां लेक्चर होने जा रहा है दोस्तों, इसकी विशेषता एक ये भी है कि हमारी सभी क्लासेस, सभी लेक्चर दोस्तों यूपीएससी को फोकस करते हुए, अर्थात यूपीएससी को के दृष्टिकोण से ही यहाँ पर फुल लेंथ के साथ में एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि हम ये मानकर चलते हैं कि आप बीए कंप्लीट करने के बाद में यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए ही आपने जो है ये बीए को चूज किया है। तो बीए कंप्लीट करने के बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में आएंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम आपको अभी से तैयार कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी टॉपिक आपको बीए में पढ़ने को मिल रहे हैं, वो सबके सब टॉपिक दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर पूरे विस्तार पूर्वक सभी क्लासेस देने का हमारा ये प्रयास रहता है। दोस्तों जिनको हमारे लेक्चर कंप्लीट नहीं मिल पाते, सीरीज वाइज नहीं मिल पाते, उनके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। चैनल में अंदर जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए दोस्तों, आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें सभी लेक्चर आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे, जहां पर आप कंटिन्यूअसली लेक्चरों को देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ से हमारे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, और टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप मिलेगा आपको, जिसे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो सभी क्लास नोट्स और साथ ही साथ में डेली क्लास की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए और है, एक नोटिफिकेशन और है, वो नोटिफिकेशन है कि करंट अफेयर की क्लासेस मेरे द्वारा लाई जा रही है दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर में डेली एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाता है, और उसका महत्व इसलिए है क्योंकि अब आपका एग्जाम का टाइम आ रहा है दोस्तों। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां पर दोस्तों जब आप उसकी व्याख्या लिखते हैं, विशेषकर ध्यान दे वो स्टूडेंट जिनका एक टारगेट है कि बहुत अच्छे नंबर हमें बीए के अंदर लेकर आना है और आगे के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो दोस्तों करंट अफेयर से अपडेट होना प्रारंभ कर दीजिए, करंट अफेयर से अपडेट होना शुरू कर दीजिए। बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए करंट अफेयर, और इसीलिए मैं आपको ज्यादा बर्डन ना डालते हुए 10 से 15 मिनट की क्लासेस लेकर आता हूं मॉर्निंग में 6 बजे। डेली मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होती है डेली करंट अफेयर की, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक जो सब पूरे दिन भर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आता हूं। उस टॉपिक को दोस्तों 10 से 15 मिनट की क्लास होती है छोटी सी, उसको देख लेंगे तो वो टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा, और ये जब याद रहेगा वो टॉपिक तो दोस्तों अपने आंसर राइटिंग में उसमें उदाहरण के रूप में उसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, इसमें सेकंड यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें पहला टॉपिक होगा हमारा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करें दोस्तों। उससे पहले जान ले पूरे लेक्चर का कि आज के हमारे पूरे लेक्चर का सारांश क्या है, क्या क्या इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की जो विशेषता है, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक थे उनकी जो विशेषताएं थी दोस्तों, उनके विचारों की जो विशेषताएं थी उनको हम 8 पॉइंटों के माध्यम से यहाँ कंप्लीट करेंगे। 8 पॉइंट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पर पूरे आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए पूरा, और टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बटन ना ले, पूरा समझ आएगा, बहुत ईजी है ना। बस समझते चलिए इसको, अगर आप एक बार समझ लिए इसको, व्यवहारिक रूप से समझ लिया आपने, तो फिर आगे आपको ये कभी भी कोई तकलीफ नहीं देगा। हो सकता है इससे पहले आपको तकलीफ रही हो, लेकिन अब तकलीफ नहीं होगी इसको पढ़ने के बाद में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों व्याख्या की। जैसा कि आप अपनी आंसर राइटिंग के अंतर्गत करते हैं, आंसर राइटिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन चाहे कुछ भी होगा, कुछ भी वो पूछेगा तो सबसे पहले हमें उसकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है ना, तो उसी व्याख्या के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि राजनीतिक विचारकों की ये जो विशेषता है, जो उनका चिंतन था, अर्थात जो सोच थी, जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे एक राज्य से संबंधित, किस प्रकार के विचार थे, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने प्रस्तुत किए थे, तो एक शॉर्ट में हम यह व्याख्या के तहत देख लेते हैं, और उसके बाद में हम अपना लेक्चर करेंगे स्टार्ट। चलिए सबसे पहले दोस्तों आ जाइए स्लाइड पर। स्लाइड को पढ़ते हुए हम इसको व्यवहारिक रूप से भी समझते हुए चलेंगे। यूनान की भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बंट गया। ये खंड स्वतंत्र थे और ये पोलिश कहलाते थे। अब देखिए दोस्तों, चलिए एक बार प्लीज स्लाइड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसका एक व्यवहारिक पक्ष समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटे होते थे। इनकी जनसंख्या औसतन 10,000 होती थी, और राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद था, अर्थात राज्य का प्रत्येक नागरिक असेंबली का सदस्य होता था, और लॉटरी द्वारा वो कभी भी जज या सेनापति चुना जा सकता था। ठीक है, अब आपने स्लाइड पढ़ी है दोस्तों, अब इसको देखिए, इस प्रकार से समझिए शॉर्ट में व्यवहारिक रूप से। प्राचीन समय में, अर्थात अभी से काफी समय पहले, प्राचीन समय में जो पूरा यूनान था, जो यूरोप था, जो यूनान था, वहां पर दोस्तों पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ना कि इसे बड़े बड़े देश। जैसे कि वर्तमान में आज जो बड़े देश दिखते हैं आपको, उनके अपेक्षा छोटे, हालांकि वर्तमान में भी वो इतने बड़े देश नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है पूरा यूरोप, है ना। तो देश वहां पर बहुत छोटे छोटे देश पाए जाते हैं। तो अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में भी वो देश जो है छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए होते थे, और उन छोटे राज्यों में भी अधिकतम जनसंख्या दोस्तों 10,000 से अधिक नहीं हुआ करती थी। मतलब एक राज्य में 10,000 जनसंख्या इनफ थी, पर्याप्त थी, इससे ज्यादा जनसंख्या होती भी नहीं थी। और उस समय के जो विचारक थे, जो विद्वान थे, वो ये मानते भी थे कि अगर किसी देश का अर्थात कि अगर हमें जनसंख्या को पूरी सुविधाएं मुहैया करवाना है, पूरी सुविधाएं पहुंचानी है, तो जनसंख्या का सीमित होना आवश्यक है। कम जनसंख्या होगी तो उन पर नियंत्रण रखते हुए
उनका विकास करना आसान हो जाता है किसी भी राज्य के लिए। तो इस प्रकार की उनके अंदर धारणा थी। इसी कारण से दोस्तों उस समय प्राचीन समय में पूरे यूनान में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं होती थी। ठीक है। और इन सब के अलावा दोस्तों उन जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें किस नाम से प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, किस नाम से बोला जाता था? तो पोलिस कहलाते थे दोस्तों। जो राज्य थे जैसे आज हम देश बोलते हैं वैसे ही पहले पोलिस कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पोलिस। ठीक है। इसके अलावा जो वो राज्य थे छोटे छोटे, अब चूंकि 10 जनसंख्या कितनी थी उसमें? 10,000 से ज्यादा थी नहीं। 10,000 से ज्यादा जनसंख्या थी नहीं। तो जब 10,000 जनसंख्या तो एक छोटा सा हिस्सा था जनसंख्या का। इसी कारण से वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। कैसा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। आपने स्विट्जरलैंड के संविधान में पढ़ा होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कार्य में स्वयं भाग लेती है। जनता शासन के कार्य में जो सरकार कार्य करती है उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। अगर कोई कानून बनता है देश के लिए तो उसमें जनता स्वयं भाग लेती है। और इन सब के अलावा दोस्तों उस समय एक और लॉटरी सिस्टम भी हुआ करता था। लॉटरी सिस्टम जैसे कि जब कोई भी शासन का उच्च पद होता था तो वहां पर कोई योग्यता वगैरह देखने का उस समय रूल नहीं था, बल्कि वहां पर एक लॉटरी सिस्टम चलता था। अर्थात पर्चियां डाल देते थे, पर्ची निकालते थे, जिसका नाम आ जाता था वो या जज या कोई बड़ा सेनापति या कोई भी मतलब बड़ा जो भी अधिकारी होते थे सरकार जो शासन का उच्च पद पर आसीन होने वाले जो अधिकारी होते थे उनको जो नियुक्ति होती थी वो लॉटरी के अनुसार ही होती थी। ठीक है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे उस समय यूनान में। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट व्याख्या। अब हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो वन बाय वन करके हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विवेकवादी चिंतन। यूरोप का अर्थात कि यूनान का जो चिंतन था प्राचीन समय में, जो चिंतन था किस प्रकार का कहलाता है? विवेकवादी कहलाता है, क्योंकि इसमें विवेक की काफी ज्यादा प्रधानता पाई जाती है। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन विवेकवादी था। वे अंधश्रद्धा और अंधविश्वासों से दूर रहते हुए तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करते थे कोई भी निर्णय करने में। ठीक है। और उनके स्वतंत्र चिंतन को अवरुद्ध करने वाले कोई धार्मिक विचार और विश्वास नहीं थे और वे प्रत्येक बातों को तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको स्वयं मतलब देखिए, वैसे तो स्लाइड पढ़ने से ही आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसका कहने का अर्थ क्या है। विवेकवादी थे इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से देखिए, अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, हमारे भारत में प्राचीन समय से ही धार्मिक कर्मकांड काफी ज्यादा प्रधान रहे हैं हमारे हमारी पूरी संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है ना? तो इस प्रकार की संस्कृति भारतीय संस्कृति के अपेक्षा अगर हम यूरोप की संस्कृति को देखें तो वहां पर इस प्रकार की संस्कृति में दृढ़ता नहीं पाई जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय से ही यूरोप में अर्थात यूनान में किसी प्रकार के कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं हुआ करते थे, धार्मिक अंधविश्वास नहीं हुआ करते थे। उन्हें राज्य से संबंधित या जनसंख्या से संबंधित या शासन के संचालन से संबंधित जो भी निर्णय करना होता था वो सभी निर्णय तर्क की कसौटी पर कसकर करते थे। अर्थात ये कि तर्क और बुद्धि के आधार पर ही अर्थात सोच विचार कर ही वो जो है जो भी निर्णय होता था वो अपनी बुद्धि के अनुसार करते थे। ठीक है। किसी धार्मिक कर्मकांडों में फंसने के बजाय। क्लियर हुआ? तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथ में इस विचार प्रणाली को अपनाया गया था। क्लियर है? इसीलिए दोस्तों तो यूनान की जो संस्कृति कहलाती है, प्राचीन संस्कृति जो कहलाती है वो विवेकवादी संस्कृति कहलाती है। ठीक है ना? तो विवेकवादी संस्कृति का अर्थ समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे भौतिक और सांसारिक चिंतन। तो जो प्राचीन समय की जो पश्चिमी संस्कृति थी या पश्चिमी जो राजनीतिक चिंतन था उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर भौतिक और सांसारिक चिंतन पर भी चर्चा की गई है। और सांसारिक चिंतन इसका अर्थ क्या हुआ? भौतिक और सांसारिक चिंतन इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो जो यूनानी दार्शनिक थे इनका दृष्टिकोण भौतिक और सांसारिक था। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य सभ्यताओं की तरह उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व नहीं दिया। जिस प्रकार से विश्व की अन्य सभ्यताओं में या संस्कृति में जिस प्रकार से धार्मिक मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, है ना, प्रत्येक कार्य में धार्मिक मान्यताओं को महत्व दिया जाता था, तो उस प्रकार का महत्व यूरोप की जो संस्कृति थी उसमें नहीं दिया गया, यूनान की संस्कृति में नहीं दिया गया। ठीक है ना? तो वे मनुष्य के वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मानते थे कि उनका विचार ये था
कि मनुष्य जो वर्तमान में है बस वही उसका जीवन है, इसलिए मनुष्य का वर्तमान सुखमय होना चाहिए। वर्तमान जो है उसका मनुष्य का सुखमय होना चाहिए, अर्थात कि मनुष्य जो आज है, आज जीवित है, वो आज जीवित रहते हुए सुख का उपयोग करे, सुख का अनुभव करे, है ना। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अर्थात लोक में विश्वास करते थे, परलोक में वो विश्वास नहीं करते थे। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट होगा सामुदायिक हित सर्वोपरि। अब देखिए, सामुदायिक हित सर्वोपरि। अब चूंकि आपको हम व्याख्या के अंदर देख चुके हैं कि इनके जो राज्य होते थे वो छोटे छोटे राज्य थे, 10,000 संख्या अधिकतम हुआ करती थी, है ना। तो जब 10,000 जनसंख्या अधिकतम हुआ करती थी किसी राज्य की, तो जो भी वहां निर्णय होता था ऐसे राज्यों में, ऐसे छोटे छोटे राज्यों में जो निर्णय होता था, वो निर्णय सर्वोपरि होता था, अर्थात कि सभी के हित में होता था। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। तो भाई जो भी कार्य होगा, जो भी निर्णय होगा, जो भी कानून बनेगा, वो सबके हित में बनकर आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सामुदायिक हित सर्वोपरि की भावना उनमें विद्यमान थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने समाज के हित को सर्वोपरि समझा, और क्योंकि ये राज्यों को सामुदायिक हित सबसे प्रधान इकाई मानते थे, मतलब प्रत्येक राज्य की जो सर्वोपरि हित होते हैं उसी को सबसे प्रथम या प्रधान इकाई मानकर चलते थे ये, उन्होंने व्यक्ति को राज्य के बिल्कुल अधीन कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के संपूर्ण जो उनका दृष्टिकोण था, उसके अंतर्गत इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ नहीं बल्कि राज्य ही सब कुछ है। अर्थात ये हुआ कि जितनी भी 10,000 जनसंख्या एक राज्य की होती थी, उन सारी जनसंख्या को राज्य के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? राज्य के अधीन कर दिया। अर्थात की सारी जनसंख्या एक समूह के रूप में सोचेगी, सबके हित में सोचेगी, ना कि अपने व्यक्तिगत हित में। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि सामुदायिक हित को ही सर्वोपरि कहा गया। अब भाई जो पूरा समुदाय होगा, पूरे 10,000 जनसंख्या का, वो पूरा क्या होगा? वो राज्य होगा। तो इसीलिए कहा गया कि कोई अगर एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसे संपूर्ण सभी के हित में करना होगा, ना कि स्वयं के हित में। ठीक है। तो इस प्रकार से जब अगर राज्य भी कोई अगर कानून बनाएगा तो वो भी सर्वोपरि हित में होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के हित में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, राजनीतिक जीवन में आस्था। राजनीतिक जीवन में आस्था का तात्पर्य है कि यूनानी लोगों और यूनानी चिंतन की राजनीतिक जीवन में गहरी आस्था थी। प्लेटो और अरस्तु दोनों का ही यह विचार था कि राज्य के विकास और उसके कार्य में अपनी साझेदारी को निभाना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरम विकास है, अतः राज्य के विकास में व्यक्ति का विकास आवश्यक रूप से निहित है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, हमारा राजनीतिक जीवन में आस्था, ये इससे पूर्व वाले पॉइंट से हूबहू मैच होता है, मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि देखिए, जहां पर हम सामुदायिक हित सर्वोपरि की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि जो भी कार्य राज्य के अंदर होगा, वो सारे कार्य जो है राज्य के द्वारा जो भी कार्य होंगे, वो सब सर्वोपरि हित में होना चाहिए, अर्थात कि सामुदायिक हित में होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात कही गई कि राजनीतिक जीवन में आस्था का अर्थ भी यही हुआ कि ये जो चिंतक थे, अर्थात ये जो विचारक थे, ये राजनीति में विश्वास करते थे, एक राज्य की राजनीति में विश्वास करते थे, और ये मानते थे कि एक राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उस राज्य के संचालन करने के लिए वहां पर राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व में होना आवश्यक है, और वो राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। और उनके अनुसार सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था वही हो सकती है जिसमें सभी व्यक्ति राजनीति अर्थात राज्य के अधीन हो, ना कि राज्य से हटके कार्य करे। ठीक है। तो उनका विचार, जैसे यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पर कहा गया है इनके द्वारा, इन विचारकों के द्वारा, कि राज्य के विकास और उसके कार्यों में, राज्य के विकास और उसके कार्यों में अपनी साझेदारी को निभाना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरम विकास है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई राज्य का विकास होगा तो सभी का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, प्रत्येक नागरिक का विकास होगा। तो यही धारणा इन्होंने यहाँ पर व्यक्त की है। ठीक है। और स्पष्ट रूप से कह दिया कि राज्य के विकास में ही व्यक्ति का पूरा विकास निहित है, पूर्ण विकास निहित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों, राज्य और समाज एक ही है। तो यहां पर इन्होंने राज्य और समाज को एक ही दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक थे प्राचीन समय के, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात,
इन्होंने क्या किया, इनके दृष्टिकोण में या कहें कि इनके विचारों में हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने राज्य और समाज को एक ही माना है। अब राज्य और समाज को एक ही मानने का अर्थ क्या हुआ, एक बार स्लाइड को पढ़ेंगे दोस्तों। यूनानी जीवन और चिंतन में समाज और राज्य अथवा सामाजिक और राजनीति में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया था। यूनानी जीवन में प्रशासन बिना सामाजिक शक्तियों को साथ लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। प्रशासन के कार्यों में समाज अपनी स्वाभाविक सहमति प्रदान करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि राज्य को समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार से समाज को भी राज्य से अलग कर नहीं देखा जा सकता। अर्थात कि ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दोनों एक दो पहलू है। अर्थात कि राज्य को संचालन करने के लिए संपूर्ण जनता का हित होना चाहिए और राज्य को संचालन करने के लिए ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा अपनाई गई थी, जिसमें सभी लोग मिलकर के भाग ले रहे थे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाने के पीछे भी यही तर्क था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्यों अपनाते इन लोगों ने, उसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाने का जो तर्क था वो यही था कि ये लोग मानते थे कि राज्य और समाज दोनों एक ही है, राज्य और समाज दोनों एक ही है। इसी कारण से इन्होंने जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को धारण किया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों यूनानी जीवन में प्रशासन इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो सामाजिक जो समाज है या कहें कि समाज की जो शक्तियां हैं उनके बिना राज्य संचालित नहीं हो सकता। मतलब राज्य को अगर संचालित करना है तो समाज को मिलकर के एक साथ आना ही होगा। अर्थात राज्य समाज के बिना सहयोग के किसी भी राज्य का संचालन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं। तो ये लोग समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्या था इसका विशेष, इसके पीछे का कारण, तो एक बार स्लाइड पढ़िए, उसके बाद में हम इसका भी एक व्यवहारिक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यूनानी विचारक मनुष्य मात्र की समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। यूनानी जीवन तथा चिंतन में दास प्रथा को प्राकृतिक समझा गया था। देखिए अब प्रथम लाइन क्या बोल रही दोस्तों, हमारी प्रथम लाइन में इसको हाईलाइट कर देता हूं। दास प्रथा को इन लोगों ने अपनाया है ना, और ये जो है समानता में विश्वास नहीं रखते थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो यूनानी राजनीतिक चिंतक थे, अब देखिए भाई, कोई मनुष्य में एक व्यक्ति में अगर समानता का भाव नहीं होगा तो किस जगह नहीं हो सकता भाई, जहां की संस्कृति ढीली होगी, है ना, जहां पर संस्कृति का नाम ही नहीं होगा, संस्कृति जैसी कोई चीज ही नहीं होगी, तो वहां पर तो भाई व्यक्ति जो है, जो शक्तिशाली है वो शक्तिशाली है, और जो शक्तिहीन है वो हमेशा है ही कहलाएगा। अर्थात कि उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, निम्न व्यक्ति को, है ना। लेकिन हमारी संस्कृति ही हमको सिखाती है कि मनुष्य मात्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो हर एक दोस्तों जिस देश में भी उसकी एक संस्कृति, एक जो दृढ़ संस्कृति होती है, जिस देश में अच्छी संस्कृति है, जिस देश में दृढ़ संस्कृति है, वही संस्कारों का पालन करना सिखाती है। और जैसा कि हम प्रारंभ में ही देख चुके थे कि यूरोप में अर्थात यूनान में प्राचीन समय में कोई ऐसी संस्कृति नहीं थी, और बिना संस्कृति का अर्थात बिना किसी प्रकार की संस्कृति के अस्तित्व के ही इन राज्यों का स्थायित्व था उस समय। ठीक है, तो इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर मनुष्यों में समानता का भाव नहीं था, इन राज्यों में समानता का भाव नहीं था। अब जब समानता का भाव नहीं होगा तो क्या होगा कि उसी राज्य में उच्च वर्ग भी होगा, निम्न वर्ग भी होगा, है ना। तो इसी कारण से दोस्तों वहां पर दास प्रथा को व्यवहारिक रूप से अपनाया गया था। किसको, दास प्रथा को। और वो लोग ये मानते थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो बड़े लोग थे, जिनके पास पैसा था, जिनकी स्थिति समाज में दृढ़ थी, अच्छी थी, वो लोग ये मानते थे कि जो दास प्रथा है, ये दास प्रथा मनुष्यों ने नहीं बनाई है, बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रदान है। ये तो भाई दास प्रथा प्राकृतिक रूप से प्रदान है। अगर दास नहीं होंगे तो सक्षम लोग कार्य कैसे करेंगे। तो जो बड़े लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनके कार्यों में सहयोग करने के लिए ही ये दास प्रथा प्राकृतिक रूप से पहले से ही विद्यमान है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की इनकी ये सोच थी। तो उसका विचार था, अर्थात कि इन विद्वानों का विचार था कि नागरिकों को व्यवहारिक जीवन के दिन प्रतिदिन कार्यों से मुक्त रखने के लिए दास की व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने दासों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा। अब देखिए, जो 10,000 जनसंख्या के नागरिक थे, जो 10,000 जनसंख्या के राज्य थे, उन 10,000 जनसंख्या में कुछ दास भी हुआ करते थे। लेकिन ये दास दोस्तों इनका कार्य तो करते थे, परंतु इन्हें उस राज्य का नागरिक नहीं समझा जाता था। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पूरी तरह से अन्य
जो निर्जीव वस्तुएं होती है उन वस्तुओं के समान इनका व्यापार भी संभव था, व्यापार भी होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दास प्रथा विद्यमान थी, इसे प्राकृतिक समझा गया था, है ना। तो इसको जो पॉइंट आपको दिख रहा है कि समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं, तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि दास प्रथा का प्रचलन था, है ना। तो जो प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें दास प्रथा विद्यमान थी, इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, बड़े साम्राज्यों के निर्माण में विश्वास नहीं रखते थे। अब चूंकि छोटे राज्य थे, छोटे राज्य थे और उन लोगों ने छोटे राज्यों में ही अपने अस्तित्व को बनाए रखना ये चाहते भी यही थे कि जो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्यों में ही ये बटा रहे, छोटे राज्य ही बने रहे, जिससे कि जनसंख्या को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हम प्राप्त प्रदान कर सके। तो ये जो बड़े बड़े राज्यों में, बड़े साम्राज्य में विश्वास ये लोग नहीं करते थे। यूनानी चिंतन में कभी भी बड़े राज्यों और साम्राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया गया। उनका विश्वास था कि नगर ही मानवीय जीवन की आदर्श, संगठित और राजनीतिक इकाई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि ये जो यूनानी चिंतन थे ये बड़े साम्राज्यों में विश्वास नहीं करते थे, बड़े साम्राज्यों में विश्वास नहीं करते थे। और जो ये बड़े साम्राज्य में विश्वास नहीं करने का ही ये परिणाम था कि ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और ये छोटे छोटे राज्य इसीलिए बटा हुआ था ताकि ये वहां के नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं पहुंचा सके, अच्छे से डेवलपमेंट, अपना विकास कर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट समझ लेते हैं, जिसमें पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भावनाओं का अभाव। खास करके देखिए, जब कोई एक चीज अर्थात की संस्कृति, दोस्तों संस्कृति एक, देखिए कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन संस्कृति हमारे जो है बेक में हमेशा चलती है, हमेशा बेक सपोर्ट देती है। और कहीं ना कहीं इंसान के जो लक्षण होते हैं उसमें प्रदर्शित होती है उसकी संस्कृति, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से देख लीजिए, चाहे वो संगठन रूप से, संगठन के रूप में देखे, चाहे वो राष्ट्रीयता के रूप में देखे, है ना। जैसे अगर जब हम देश की बात करते हैं दोस्तों, संस्कृति में भारत सर्वोपरि आपको दिखता है ना। भारत से बड़ी संस्कृति इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो संस्कृति के ना होने से कई सारी चीजें खंडित हो जाती है, जैसे कि यूनान में देखने को मिली हमको। यूनान में कई सारी चीजें खंडित होने लगी। भाई दास प्रथा जैसी जो भयावह एक महामारी, एक बीमारी है ये दास प्रथा की, इसको स्वतंत्र रूप से अपनाया उन लोगों ने, व्यवहारिक रूप से अपनाया, उसको व्यवहारिक रूप दे दिया और उन लोगों को एक पशु का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया दासों को। तो ये सब क्या था दोस्तों, ये संस्कृति का अभाव ही था, है ना। तो संस्कृति मनुष्य मात्र में जो अंतर होता है, या कहें कि जो भावना होती है, ऊंच नीच की भावना होती है, संस्कृति उसको मिटाती है। जब संस्कृति ही नहीं होगी तो कई प्रकार की चीजें अपने जो है पनपने लगेगी, उनके अंदर नकारात्मक पनपने लगेगी। तो इसी प्रकार से एक चीज यहाँ पर और देखी जा रही है, और वो ये है कि राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर नहीं थी, अंतरराष्ट्रीयता की भावना भी इनके अंदर नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सिर्फ अपने राज्य में ही विश्वास करते थे और अपने राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और अपने अलावा अन्य, चाहे वो राज्य हो, कोई दूसरा देश हो, या चाहे दूसरा कोई व्यक्ति होगा, उसको पूरी तरह से हीन भावना के साथ देखते थे और ये अपने से नीचा मानते थे। और यही प्रमुख कारण रहा था दोस्तों, जिस प्रकार के आगे चल करके जो भेदभाव उत्पन्न हुए थे। आपने सुना होगा दोस्तों, औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत कारे गोरे का भेदभाव, जो सबसे दृढ़, जो सबसे भयानक स्थिति में जो पनपा था, वो उत्तर जो अफ्रीका है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, वहां पर ज्यादा देखने को मिला था। जहां पर हमारे गांधी जी गए थे, गांधी जी आकर के वहां पर आंदोलन चलाया और वो भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया था उन्होंने, है ना। तो ये सब की उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो दोस्तों वो यूनान के प्राचीन राजनीतिक चिंतकों से ही हुई थी, इन चिंतन से ही हुई थी, क्योंकि उस समय संस्कृति का पूरी तरह वहां पर अभाव था और उसी के कारण ये नकारात्मक पक्ष आकर उभरे थे, है ना। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव के अंतर्गत भी दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ये लोग सिर्फ मतलब कि अपने राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे और अपने राज्य में ही विश्वास करते थे, और अपने राज्य के अलावा चाहे वो कोई भी हो, सभी को हीन समझते थे। ठीक है, तो अब ये जरा स्लाइड पढ़ेंगे आप लोग, तो इसमें और आपका एक जो पॉइंट है आपको बारीकी से क्लियर हो जाएगा। यूनानी चिंतकों में राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता की भावनाओं का अभाव था। वे स्थानीयता की भावना से ओतप्रोत थे, या हम तो अब ओतप्रोत तो हालांकि स्लाइड में लिखा हुआ है, लेकिन हम तो इसको बोलेंगे पीड़ित थे,
या बीमार थे। किससे? स्थानीयता की भावना से। स्थानीयता की भावना हो ये अच्छी बात है, लेकिन इतनी हो जाए कि पूरा विश्व ही आपको हीन दिखने लगे दोस्तों, तो ये एक बीमारी बन जाएगी, एक महामारी बन जाएगी, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक निष्ठ होकर अपने ही नगर राज्य के स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं, अर्थात कि अगर इनका स्वार्थ है, अर्थात कि इनका अगर हित हो रहा है, उनके राज्य का हित हो रहा है, तो भले ही पूरे विश्व समाप्त हो जाए, भले पूरे विश्व के कितना बुरा हो जाए, इनको कोई परवाह उसकी नहीं थी। परिणाम स्वरूप उनमें परस्पर निरंतर युद्ध भी होते रहते थे। जो छोटे छोटे राज्य थे 10-10 लाख की जनसंख्या वाले, उनमें ही झगड़े हुआ करते थे, उनमें ही युद्ध चला करते थे। मानव मात्र की समानता में उनका विश्वास था ही नहीं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो वे यूनानी श्रेष्ठता की भावना से पीड़ित थे, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी को वो है समझते थे, अर्थात कि वो हीन समझते थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यूनान की जो राजनीतिक चिंतन था उसकी विशेषताओं पर हमने 8 पॉइंटों के द्वारा डिस्कस किया है। छोटा सा सेशन था, ज्यादा लेंथी नहीं हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, एक इसको समझना आवश्यक था। अब इससे क्या होगा कि जब हम प्लेटो या अरस्तु पर जब डिस्कस करेंगे ना, तो पश्चिम की या पाश्चात्य की जो राजनीतिक विचार थे वो किस प्रकार के थे, अब मुझे बार बार आपको प्लेटो या अरस्तु के अध्ययन के तहत बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन चुका है कि यूनान में प्राचीन समय में किस प्रकार की धारणा विद्यमान थी, है ना। अब चूंकि इसको समझना भी जरूरी था भाई, अगर मैं नहीं समझाता, आपको ये विशेषताओं वाला सेशन हम लेकर नहीं आते, तो आपके दिमाग में जो मनु और कौटिल्य में आप लोगों ने पढ़ा था, या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जो आपने पढ़ा था, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, वही विशेषता कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घूमती रहती, और जब हम प्लेटो का अध्ययन करते तो फिर वो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करती। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा प्लेटो का आदर्श राज्य पर। प्लेटो के आदर्श राज्य पर प्लेटो के अंतर्गत हमारे 3 लेक्चर आएंगे दोस्तों। प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में बात करेंगे, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, और प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से प्लेटो के 3 लेक्चर आने वाले हैं। उसके बाद में हम फिर अरस्तु की ओर मूव करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में जिनको भी ये व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चाहिए दोस्तों, डिस्प्ले हो रहे हैं, आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर ये लिंक आपको दिख रही है दोस्तों, लिंक। इसके अलावा लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिसे आप आसानी से ज्वाइन करके हमारे सभी क्लास नोट्स को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से सभी क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दी है यहाँ पे, इसको आप अच्छे से देख ले। और एक बात और, जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम पर ग्रुप है दोस्तों, उस पर ये जो लोगो दिख रहा है आपको, इसी लोगो वाले ग्रुप को ज्वाइन करना है। हालांकि जब आप लोधारी क्लासेस टाइप करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहां पर आपको 4 से 5 ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जिस पर ये लोगो दिखेगा आपको, इसी लोगो वाले ग्रुप को ही आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि सभी क्लास अपडेट यहीं पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।